गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो फर्स्ट पेपर है उसका एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं एंड दैट इज मसल फिजियोलॉजी यानी पेशियों की कारिकी। तो आपके सिलेबस के हिसाब से इसमें दो चीज़ें पढ़नी है। एक तो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल और दूसरा फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जो पेशियां होती हैं उसकी एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर परा संरचना और मसल संकुचन की जो कारिकी होती है वो पढ़ना है। लेकिन इसके साथ कुछ चीज़ें वैसे तो आपने पढ़ रखी हैं, बहुत कुछ मसल्स आपके लिए नया नहीं है, या कितने टाइप के मसल्स होते हैं ये सारा आप जानते हो। एक जस्ट ब्रशअप के लिए मैं 2-3 स्लाइडें मैंने लगाई हैं और इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स and how many types of muscles are there in our body। तो चलिए शुरू करते हैं मसल फिजियोलॉजी। मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है? पहला है बॉडी मूवमेंट, यानी कि हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, कोई काम करते हैं, झुकते हैं, है ना, सीढ़ी लगाते हैं, छत पे चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, तैरते हैं। जितने तरह की जो मूवमेंट की शरीर की एक्टिविटी होती है, या हम हाथ हिला रहे हैं, आंखों से कहीं देख रहे हैं, आंखों को पुतलियों को घुमा रहे हैं, चेहरे को घुमा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तरह तरह के आसन कर रहे हैं, एवरीथिंग इज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड बाय द मसल्स ऑफ आवर बॉडी। और न सिर्फ शरीर का जो मूवमेंट हमें बाहर से दिखाई देता है, सिर्फ वही नहीं है, शरीर के अंदर भी जितने प्रकार के मूवमेंट की एक्टिविटी हो रही है, चलन की गतिविधि हो रही है, वो सारा का सारा मसल सिस्टम का ही परिणाम है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, कि कंकाल तंत्र हालांकि हमारे पोस्चर को एक सही रखने में मदद देता है, हमें बाइपीडल बनाता है या हमारे शरीर को एक आकार देता है, लेकिन शरीर का एक सही पोस्चर बनाने में भी मसल की बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, जैसे कई बार हम बैठते हैं तो हम झुक के बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी हमारी टेढ़ी होती है, किसी ने कहा सीधे होके बैठो तो हम सीधे होके बैठ जाते हैं। तो किस पोस्चर में हम खड़े हैं, किस पोस्चर में हम बैठे हैं, इसको मेंटेन करना भी मसल का काम है। रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है और उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से मसल्स थे जो बेसिकली हमारे रिब केज को फैलाते थे, सिकोड़ते थे, या डायफ्राम को ऊपर नीचे करते थे, है ना। इंटरकॉस्टल मसल्स थे और दूसरे मसल्स थे। तो ये सारा आपने देखा था कि देयर वेर अराउंड 6 to 8 type of muscles that were actually regulating the movement of our respiration। तो वो हमने पढ़ लिया था, दोबारा आप देख लीजिएगा कि उसमें कौन कौन सा मसल है। तो बेसिकली दो तरह के इंटरकॉस्टल मसल्स थे और दूसरे मसल जो थे वो सारा रेस्पिरेशन का काम करते थे। उसी प्रकार से बॉडी हीट प्रोडक्शन, जब भी ठंड लगती है तो आपने देखा है कि आदमी कांपता है या एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट चालू हो जाती है, दांत किटकिटाने लगते हैं। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी क्यों होती है? ठंड ज़्यादा हो रही है और हमारा जो बॉडी है वो हीमोथर्मल है, यानी समतापी है। तो एक ठंड को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें गर्मी चाहिए। बाहर का वातावरण बहुत ठंडा है और अंदर जितना एटीपी जो है वो उतना हीट जनरेट नहीं कर पा रहा है, पर्टिकुलरली जो बॉडी का सरफेस एरिया है, कुछ शरीर के भाग हैं, तो शरीर में कंपन शुरू हो जाती है। तो ठंड से जो कांपने की स्थिति है उसके दौरान हीट प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज अगेन अ फंक्शन ऑफ मसल। कम्युनिकेशन है, हम बातचीत कर रहे हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो हमारे जो वोकल कॉर्ड से आवाज निकल रही, तो नीचे से कोई प्रेशर जनरेट हो रहा है,
हमारा जीव जो है शब्दों को मैनिपुलेट कर रहा है जिससे कि मैं कुछ कोहेरेंट जैसा बोल रहा हूँ। इसके बाद आँखों के जरिए आप कम्युनिकेट करते हो, कुछ बोल के कम्युनिकेट करते हो, कुछ लिख के कम्युनिकेट करते हो, कुछ जो भी संवाद की स्थिति बनती है तो सारे संवाद की स्थितियों में कहीं ना कहीं कोई पेशी इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जैसे कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में जो आर्टरीज थी उसमें आपने देखा था कि वो अपने आप पल्सेशन होता था। जो धमनियां हैं उसमें पल्सेटरी मूवमेंट से एक सिकुड़ने और कॉन्ट्रैक्शन से जो है वो उसमें रक्त का प्रवाह होता था, रक्त को प्रवाहित किया जाता था। तो जिसके अलावा जैसे हमारा पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में क्या होता है कि आपने सुना है कि पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है जो क्या करता है पाचन तंत्र में भोजन को मुख गुहा से आगे लगातार आगे की ओर प्रेस करता रहता है, वो है। या फिर जैसे यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन का जमा होता है तो वहां पर पल्सेशन होता है। नहीं, बहुत सारे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जहाँ कंट्रैक्शन पल्सेशन वगैरह होता रहता है। एंड फॉर दीज ऑल दीज काइंड ऑफ एक्टिविटी सम और द अदर काइंड ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व। उसके बाद हार्ट बीट, ये हमने बता ही दिया। हार्ट के लिए तो एक मसल ही अलग तरह का होता है जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं। सो मसल की प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मतलब सिकुड़ने की क्षमता है। मसल सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। तो मसल जो है अपनी लंबाई जो भी उसके एक रेस्टिंग फेज में जो लंबाई है उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है। तभी क्या होता है कि हम कोई डंबल उठा सकते हैं। हमारी जो कलाइयाँ हैं, जो कलाइयाँ आगे की तरफ मूव करती है हमारे कंधे की तरफ, तो इसके लिए क्या होता है कि कोई जो मसल्स हैं जो हमारे बाइसेप्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट करना शॉर्टन होना मसल्स का। और इसके अलावा क्या होता है कि इस तरह के शॉर्टनिंग से कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि कुछ हमें एनर्जी लगती है ऐसा करने में। एक्साइटेबिलिटी कि आमतौर पर क्या होता है कि आपने रिफ्लेक्स एक्शन की गति देखी होगी कि जैसे किसी को बिजली का झटका लगता है या किसी ऐसी दुखीली चीज पे पांव पड़ गया तो क्या होता है, आदमी एकदम से झटके से पांव हटाता है। तो झटके से जो पांव हटाता है वो क्या था? दैट वाज रेस्पॉन्ड टू सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलस। और ऐसे बहुत सारे स्टिमुलस है, उद्दीपन है जिसके जरिए कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो मसल्स आर देयर, दे आर रेडी टू रेस्पॉन्ड विथ या रेस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस। किसी भी उद्दीपन के प्रति उनमें रेस्पॉन्ड करने, प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। और उसके लिए हम देखेंगे कि किस प्रकार से न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होता है, यानी कि नर्व के जो आखिरी जो प्लेट्स होते हैं किस प्रकार से मसल्स के मेम्ब्रेन के साथ जुड़े होते हैं, जो कि जो न्यूरल इंपल्सेस है मसल तक कैसे ट्रांसफर किया जाता है। हमारे शरीर में दो प्रकार के नर्व्स होते हैं, एक सेंसरी कहलाता है, दूसरा मोटर कहलाता है। सेंसरी जो है हमारे शरीर की संवेदनाओं को लेकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड या मस्तिष्क तक पहुंचाता है, जबकि जो मोटर होता क्या है कि जैसे ये संवेदी तंत्रिकाओं ने कोई सूचना दी तो सूचना देने के बाद क्या होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर ही उसका जो मोटर काउंटर पार्ट है वो क्या करता है, वहां से तुरंत मसल्स को सूचना भेजता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, देयर इज दैट्स नीडेड राइट नाउ। तो ये एक्साइटेबिलिटी होती है, किसी भी न्यूरल स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड करने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी, मतलब उद्दीपनशीलता कह सकते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी, जैसे मसल सिकुड़ता है वैसे एक्सटेंड भी करता है। और होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कर गया मसल, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद एक नॉर्मल रेस्टिंग लेंथ तक पहुंच जाता है और एक लिमिटेड डिग्री तक जाता है या कभी कभी ज्यादा भी जाता है। जैसे कि आप जोर से सांस लीजिए, क्या होता है, हमारा थोरेसिक कैविटी फूलती है, हमारे लंग्स की कुपिकाओं में एल्वियोलस में हवा जाती है, हमारा लंग्स फैलता है, हमारा थोरेसिक कैविटी फैलती है। तो थोरेसिक कैविटी वैसे तो सिकुड़ करके एक रेस्टिंग अवस्था में रहती है लेकिन एक फोर्स्ड कंडीशन में एक्सपेंड कर सकती है। इलास्टिसिटी होती है मसल्स में, जब फैलने और सिकुड़ने की क्षमता है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसका जो भी सरफेस एरिया है उसके निर्माण का, उसमें इलास्टिसिटी है, फैलने की क्षमता है, स्ट्रेच करने की क्षमता है। तो मसल की ओरिजिनल लेंथ पर रिक्वायर करने की और फिर फैलने की जो क्षमता होती है उसको मैं कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। सो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ मसल। मसल कितने प्रकार के होते हैं?
तो ये आप जानते हो कि मसल्स आपने पढ़ रखा है पहले भी कि एक जो सबसे पहले जो होता है वो कंकाल तंत्रिकाएं होती हैं जिनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं। ये अक्सर बोन से जुड़ी होती हैं और हमारे जितने भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज हैं, जितने भी ऐच्छिक कार्य हैं, वो सारे के सारे ऐच्छिक कार्य इन्हीं स्केलेटल मसल्स की वजह से हो पाते हैं। हमारा शरीर दो प्रकार के कार्य करता है। एक कार्य तो वो करता है जो हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में है, हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करते हैं। कुछ अनैच्छिक नियंत्रण में, जैसे हार्ट बीट है, पेरिस्टाल्टिक वेव है ना, या धमनियों का पल्सेशन है। तो ये सारी की सारी चीजें हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है। तो जो चीजें ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है उसको स्केलेटल मसल कंट्रोल नहीं करता। तो स्केलेटल मसल्स का नाम इसलिए भी है कि मोस्टली दे आर अटैच्ड टू द बोन्स। ये किसी हड्डी से जुड़े होते हैं। इसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि केंद्रकों की संख्या एक से ज़्यादा हो सकती है। और ये जो केंद्रक होते हैं कोशिकाओं के परिधीय भाग में, पेरिफेरी पे लोकेटेड होते हैं। और जब भ्रूण परिवर्धन का कार्य होता है तो इसको बनाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं इसको हम मायोब्लास्ट कहते हैं, है ना। तो ये जो मायोब्लास्ट कोशिका है यही मैच्योर करके, यही परिपक्व होकर के मायोसाइट्स बनाती हैं। और 100 से अधिक मायोसाइट्स मिल करके, जो मायोसाइट बेसिकली जो मसल है ना, मैं पहले ही आपको बता दूं कि मसल का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म से होता है, यानी कि मध्य जनन स्तर से होता है। तो वहाँ की मध्य जनन स्तर से जो निर्मित कोशिकाएं होती हैं उससे मायोब्लास्ट निर्मित होता है, जो मायोसाइट में बदलता है और 100 से ज़्यादा मायोसाइट फ्यूज करके एक मसल स्केलेटल का फाइबर या उसका तंतु बनाते हैं। अब फाइबर कैसे होता है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, जब हम उसका और स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ये स्ट्रिएटेड होते हैं, रेखित पेशियां होती हैं। जैसे इसको आप माइक्रोस्कोप के नीचे या ऐसे देखोगे तो उसमें क्या होता है कि रेखीय पट्टी दिखाई पड़ती है, कि एक स्ट्रिएशन दिखाई पड़ता है। तो दो ऐसे मसल्स हैं जो स्ट्रिएटेड हैं और एक ऐसा प्रकार का मसल है जो नॉन स्ट्रिएटेड है। जो स्ट्रिएटेड है वो स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है जिसकी बात हम करेंगे। और नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ मसल होता है, चिकनी पेशियां होती हैं। तो स्ट्रिएटेड यानी कि रेखित पट्टियां होती हैं। वॉलेंट्री, जैसे मैंने आपको कहा कि वॉलेंट्री होती है। और जो रिफ्लेक्स एक्शन में जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं उसमें वो क्रिया इनवॉलेंट्री हो सकती है, बट इनका काम मेनली वॉलेंट्री जो एक्टिविटी है शरीर का उसको रेगुलेट करने का होता है। फिर जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये हॉलो ऑर्गन, जो 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 ऑर्गन्स जो अंदर से खाली होते हैं उसके वॉल्स में या ब्लड वेसल्स में, आंखों में, ग्लैंड्स में, स्किन में, है ना, यहाँ पर स्मूथ मसल्स होते हैं। इसमें स्ट्रिएशन नहीं होता, मतलब इसमें जो रेखित पट्टी नहीं होती। ये इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं रहते। और इनमें गैप जंक्शंस होता है, मतलब आपने गैप जंक्शंस डेस्मोसोम वगैरह पढ़ रखा था फर्स्ट ईयर में, जब आप पढ़ा आपने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था या कोशिका झिल्ली पढ़ी थी, तो आपने देखा था कि दो कोशिकाओं के मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जंक्शनल पॉइंट होता था जिसको हम गैप जंक्शन और ओकुला एडेरेंस वगैरह कुछ कहते थे। तो ये सारी चीजें वही गैप जंक्शन जो है। तो ये गैप जंक्शन होने से क्या होता है कि एक कोशिका में अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया है, कोई विद्युत प्रवाह आया है, विद्युत आवेश आया है, तो वो गैप जंक्शंस के जरिए दूसरी कोशिका में भी पहुंच सकता है। मतलब एक कोशिकाओं में जो स्टिमुलस या उद्दीपन महसूस होता है उस उद्दीपन को, यानी उस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को दूसरी कोशिकाओं में गैप के जरिए ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये ऐसा स्मूथ मसल्स में होता है, मतलब जो उद्दीपन है एक से दूसरी कोशिकाओं में फैलता भी है, कभी कभी नहीं फैलता। दूसरा जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मायोकार्डियल मसल्स भी कहते हैं। ये मायोकार्डियल सेल्स होते हैं और इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, एक ही केंद्रक होता है जो कोशिका के सेंटर में, केंद्र में होता है। ये इसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, जैसे अभी हमने कहा ना, जैसे ये स्ट्राइटेड से रेखित पट्टियां इसमें होगी, ये भी इनवॉलेंट्री है। ये इसके बाद तो बताना ही नहीं। हार्ट का बीट हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में कतई नहीं है, ये सारे जानते हैं। एक जो खासियत होती है
ये कार्डियक मसल्स की, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। मतलब होता क्या है कि इसमें आपको कुछ ऐसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर दिखेंगे जो आमतौर पर एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने का काम करता है, और इससे होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक जो संवेदना है या उद्दीपन का संचार बड़े आराम से इस इंटरकैलेटेड डिस्क के जरिए हो जाता है। तो देखिए कार्डियक मसल्स, इसमें क्या होता है कि ब्रांचिंग सेल्स हैं। ये देखिए कार्डियक मसल्स का एक बड़ा सिंप्लीफाइड सा फोटो है। इसमें आप देखिए बीच बीच में कुछ काली काली पट्टियां, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल कह रहा हूँ, वर्टिकल पट्टियां, ऊपर से नीचे कुछ पट्टी जैसी जो संरचनाएं दिख रही हैं, ये इसका स्ट्रिएशन है। और ये कार्डियक मसल है ना, कार्डियक मसल की हार्ट है, हार्ट का जो वेंट्रिकल है इस भाग में जो पाया जाता है मसल्स, ये इसमें ब्रांचिंग होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी जो मसल्स के सेल्स हैं, मायोसाइट्स हैं, चाहे स्मूथ मसल्स के हों या स्केलेटल मसल्स के हों, उसमें आमतौर पर ब्रांचिंग नहीं दिखाई पड़ती। लेकिन में क्या देख रहे हैं आप कि जो कोशिकाएं हैं एक दूसरे से एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में आपस में जुड़ी हुई हैं। इनके जो केंद्रक है बीचों बीच में है, और इसमें कुछ स्ट्रिएशंस भी दिख रहे हैं। जो ब्लैक ब्लैक वाला जो आपको दिख रहा है ना, यही है इंटरकैलेटेड डिस्क, जो क्या करता है कि दे कैरी द इम्पल्सेस, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस और एनी अदर काइंड ऑफ स्टिमुलस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। तो ये ब्रांचिंग है, स्ट्राइटेड है और यूनि न्यूक्लिएट होता है आमतौर पर, कभी कभी बाय न्यूक्लिएट होता है, और इसमें इंटर डिजिटेट होता है। मतलब जैसे कोशिका है ना, दो कोशिका, तो दो कोशिका अगर ऐसे जा रही है, दो कोशिकाएं ऐसे जा रही हैं और आमतौर पर ये जुड़ी होती है, ब्रांचिंग होती है, तो इनके बीच कुछ ऐसे इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, दिस प्रोपेल्स ब्लड इनटू द सर्कुलेशन। इसका हार्ट की दीवार पे इसका लोकेशन होता है। देखिए ये हम बता चुके आपको कि इसमें क्या क्या ये इनवॉलेंट्री होता है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होता है मीडियम होता है। मीडियम मतलब बहुत जल्दी ये नहीं धड़कते, बहुत स्लो भी इनकी धड़कन नहीं होती। हर एक प्रकार के जो मसल्स हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन की एक स्पीड है, सो दे आर द मसल्स ऑफ द मीडियम स्पीड। मतलब अगर बहुत तेज भी धड़केंगे तब भी उसका रेंज जो होता है बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब एक रेंज में ही ये स्लो धड़केंगे या तेज धड़केंगे, अलग अलग सिचुएशन पर, अलग अलग उद्दीपन, मानसिक और कार्यकी की अवस्था में। ये देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क है, आपको दिख रहा है आपको बीच बीच में, है ना, और बीच में न्यूक्लियाई है, ये स्ट्राइसन है, मायोसाइट्स ये कहलाते हैं। ये सारे के सारे एक्चुअली बहुत सारे मायोसाइट्स ज्वाइन करके ब्रांच संरचना बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको कोशिकाओं के बीच में इंटरकैलेटेड डिस्क दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है। ये एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसका सेक्शन बना करके देखा गया है। इसके बीच में गैप जंक्शन है, गैप जंक्शन में यहाँ पर डेस्मोसोम पाए जाते हैं, जो जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक से दूसरी कोशिकाओं में ले जाते हैं। दूसरी बात की जैसे दो कोशिकाओं के जो मेम्ब्रेन है ना, इसके बीच बीच में आपको फेसिया एडहेरेंस दिखाई पड़ता है। ये फेसिया एडहेरेंस है आमतौर पर जो उपकला कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ये पेशी कोशिकाओं में ही पाया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो एक्टिन नाम के प्रोटीन के फाइबर्स यहाँ पर आकर के एंकर होते हैं, यहाँ पर ला करके लगते हैं। तो ये फेसिया एडहेरेंस जो है तो ये भी एक ढंग से स्मूथ मसल या पेशी ऊतकों का की एक पहचान है कि इसमें पाई जाती है। तो ये कार्डियक मसल सेल्स है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है, देखिए यहाँ न्यूक्लियस है, ये बीच में माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, और ये जो मेम्ब्रेन की बनी हुई कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसको हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स का भी काम है कि बेसिकली वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है उसको कैरी कराती हैं। और ये जो रेखित पट्टियां क्यों बनती हैं, इसका कारण ये है कि ये देखिए लाल रंग के कुछ ऐसे स्पाइक्स आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि ये स्पाइक्स, ये ब्लू वाले स्पाइक्स जा रहे हैं। ये लाल और ब्लू जब एक लाइन में ऐसे आ जाते हैं तो एक वहां पर एक शैडो लाइक एरिया का निर्माण करते हैं, जिससे कि रेखित पट्टियां हमें दिखाई पड़ती हैं। और इसमें इन कोशिकाओं के जो मसल फाइबर्स होते हैं उसके चारों तरफ जो होता है उसका एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करके संरचना होती है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया और जैसे नॉर्मल कोशिकाओं में क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक की जगह इसको, चूंकि ये जो
ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं उसको सार्कोमेयर्स कहते हैं, और सार्कोमेयर्स के अंदर इस तरह की जो संरचना पाई जाती है इसको हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये देखिए उसी का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें न्यूक्लियस है, इंटरकैलेटेड डिस्क है, ये सब ये कार्डियक मसल्स का एक माइक्रोग्राफ है। स्मूथ मसल्स यानी कि चिकनी पेशियां, ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं, तरकू के आकार की। तरकू मतलब ऐसा आकार जिसे बीच में तो मोटा हो और ऊपर नीचे बिल्कुल पॉइंटेड हो, तो उसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप्ड। और इसका सेंट्रल में न्यूक्लियस, मतलब उसके केंद्र में एक न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, और ये एक दूसरे के बड़े क्लोज्ड होते हैं, और एक सीट जैसी सारी कोशिकाएं एक दूसरे से बहुत क्लोज चिपक करके, और एक 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 जैसे सीट जो होता है ना, चादर जैसी एक संरचना बना देती है। इसमें स्ट्रेशन नहीं होता। स्ट्रेशन नहीं होता मतलब इसमें वो रेखित पट्टियां दिखाई नहीं पड़ती, और ये कई प्रकार के काम करती है। हर उस अंग में है जो इनवॉलेंट्री हमारे शरीर में फंक्शन कर रहा है, हर अंग में। हृदय के अलावा दूसरे जितने ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनका जो मूवमेंट है, या जिनकी जो कार्यविधि है, जहां मूवमेंट कुछ रिक्वायर्ड है, तो उन सारे कोशिकाओं में, सॉरी उस सारे ऊतकों में, सारे उन अंगों में इस प्रकार के स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। जैसे मैंने कहा, ये एलिमेंट्री कैनाल में भी होगा, यूरिनरी ब्लैडर में भी होगा, और आमतौर पर जो हैलो ऑर्गन होते हैं वहां पर पाए जाते हैं। सॉरी, एक्सक्यूज मी। तो ये जैसे ये देखिए, ये आहार नाल में इसकी उपस्थिति होती है। इसमें देखिए स्मूथ मसल्स के फाइबर हैं। ये बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, चलिए अगले में देखते हैं। एक न्यूक्लियस प्रत्येक कोशिका में होता है। नॉन स्ट्रेटेड रेखित पट्टियां नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री यानी कि हमारे ऐच्छिक नियंत्रण में नहीं है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं लगातार होते हैं और स्लो वेव में होते हैं। ठीक है, हृदय का कॉन्ट्रैक्शन तो कभी कभी हमें तेज करना पड़ सकता है, लेकिन कोई स्विफ्ट कॉन्ट्रैक्शन की आवश्यकता पड़ती नहीं। जैसे हमारे आहार नाल में जो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट है, या हमारे जो धमनियों का जो मूवमेंट है, ये इन जगहों पे क्या होता है कि एक रिदम में वो मूवमेंट होता है और फिजियोलॉजी चलती रहती है। तो देखिए अब क्या है कि जो स्मूथ मसल्स है ना, ये दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सिंगल यूनिट मसल होता है। सिंगल यूनिट मसल्स में क्या होता है, बीच बीच में आप देखिए गैप जंक्शन है जहां पर ये जुड़े हुए हैं। इस तरह का जो स्मूथ मसल्स होता है, ये ह्यूमन बॉडी में देखा गया है, और ये हॉलो ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन जो अंदर से खोखले हैं वहां पाई जाती है। ये स्लो और स्टीडी कॉन्ट्रैक्शन पैदा करते हैं, और ये सब्सटेंसेस को, फूड वगैरह को मूव कराने में ये काम में आते हैं। तो एक तो सिंगल यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि सिंगल यूनिट के ऊपर क्या है कि ये न्यूरॉन है। ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक के तंत्रिका का एक के तंत्रिकाओं को मिल करके एक रस्सीनुमा संरचना बन सकती है। वेरिकोसिटी मतलब इसमें एम्बेडेड होते हैं जो तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स हैं, और जहां भी इनवॉलेंट्री मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ही न्यूरॉन होते हैं। तो ये बड़ा कोर्स सा डायग्राम है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, दूसरा होता है मल्टी यूनिट मसल्स। इस तरह का जो मसल्स है उसमें क्या होता है कि कोशिकाएं देखिए अलग अलग है, इनके बीच में गैप जंक्शंस नहीं है, और ऑटोनॉमिक न्यूरॉन जो होते हैं इसके बीच बीच में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्मूथ मसल्स होता है, these are the composed of cells that rarely possess gap junction। मतलब ये कोशिकाओं के बीच में, इनके मेम्ब्रेन्स के बीच में कोई गैप जंक्शन जैसा, या डेस्मोसोम जैसा, या जैसे फेसिया एडहेरेंस हमने देखा, उस तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब टिपिकली ये जो स्मूथ मसल्स की जो पेशी कोशिकाओं की जो कोशिकाएं हैं, जो मायोसाइट्स हैं, ये सारी की सारी लगभग एक दूसरे से थोड़ी स्वतंत्र हैं, है ना। और इसलिए क्या होता है कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें जो संकुचनशीलता होती है, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ट्रांसफर नहीं होता। मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ये कंट्रैक्शन डजंट स्प्रेड फ्रॉम वन सेल टू अनदर, और इसीलिए एक ही सेल में ये कन्फाइंड रहता है। ये हमारे जो लंग्स का जो एयरवेज है, हमारे जो जैसे ट्रेकिया वगैरह
की जो दीवार है वहां पर ये मसल्स पाए जाते हैं, या फिर बड़े आर्टरीज में ये पाए जाते हैं। इरेक्टर पिलाई, जहाँ जो 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 मसल्स हमारे जैसे जो रोए हैं, रोंगटे जो खड़े करता है, बेसिकली जो पिलो इरेक्शन होता है, मतलब हमारे जो स्किन पर जो बाल लगे होते हैं वो जब ये कि भय की स्थिति में या ठंड की स्थिति में जो खड़े हो जाते हैं ना, तो वो जो होता है उसको कहते हैं पिलो इरेक्शन। तो वहां पर जो मसल्स पाए जाते हैं हेयर फॉलिकल्स में, वो मसल्स हैं, या हमारे आंतरिक आंखों की जो मसल्स हैं, जो हमारे जो उसमें जो प्यूपिल का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से कि कितनी मात्रा में लाइट जाएगा हमारी आंखों में, उसको जो रेगुलेट करते हैं। तो इन सभी जगहों पर जो स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, दे आर द मल्टी यूनिट मसल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल्स हैं। ये देखिए, ये है तो लंबे सिलेंडर की तरह, लेकिन ये मसल्स आपस में क्लोज जरूर हैं, बट दे आर नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, दे आर लॉन्ग सिलेंडर लाइक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड उसमें स्ट्रिएशन पाया जाता है, मतलब रेखित पट्टियां होती हैं। इनका ये वॉलंटरी मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को देख के उसकी नकल उतार रहे हैं, ये सारा का सारा जो फेशियल मसल्स और सारी चीजें हैं, दीज आर द अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। और ये जो मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये आमतौर पर बोन से अटैच होते हैं, जैसे यहाँ पर बोन से अटैच है। अभी हम और आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे न्यूक्लियस हर कोशिका में पाए जाते हैं, रेखित पट्टियां पाई जाती हैं, वॉलंटरी है यानी कि ऐच्छिक नियंत्रण में है, और इसका कॉन्ट्रैक्शन बड़ा रैपिड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप भाग रहे हो, तो भागने के टाइम में, दौड़ने के टाइम में, या कई ऐसी स्थितियां आती हैं, जैसे कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ड्रम बजा रहा है, तबला बजा रहा है, उस टाइम कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो बड़े रैपिड करने पड़ते हैं। सो दीज स्केलेटल मसल्स आर एबल टू प्रोड्यूस द रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये देखिए इसकी हायरार्की कैसे, देखिए हाथ के हैं, ये देखिए बाइसेप्स हैं, यहाँ पे बाइसेप्स मसल की ऐसे पट्टियां हैं, पट्टियों में इस तरह की पट्टियां होती हैं, उसमें एक सिंगल पट्टी को आप लेंगे तो उसमें बहुत सारे मसल फाइबर पाए जाते हैं। और ये जो पट्टियां होती है इसको कहते हैं सार्कोमियर कहते हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि ये प्रोटीन्स हैं। ये जो दो तरह के प्रोटीन यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं, इसको एक्टिन और मायोसिन वगैरह कहते हैं। तो प्रोटीन की बात हम बाद में करेंगे। सो दिस अपीयर्स लाइक दिस, और इसको जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो देखिए एक सिलेंडर, जैसे मैं दूसरे कलर में दिखा दूं, जैसे एक सिलेंडर, एक मसल, एक मायोसाइट ये है ना, एक मायोसाइट ये है और दूसरा मायोसाइट ये है, और इसके अंदर ये जो पट्टियां आपको दिखाई पड़ रही है, स्ट्रिएशन दिखाई पड़ रहा है, इसको हम, ये क्या है कि जो ये पट्टियां जो हैं, ये इसको हम कहते हैं मायो, इसके अंदर जो फाइबर जैसी जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं मायोफाइब्रिल्स। तो मायोफाइब्रिल्स का निर्माण क्या, मायो शब्द कहीं भी आए तो आप समझिए कि इसका मसल से लेना देना जरूर है। तो मायोफाइब्रिल्स मतलब द फाइबर्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यू या मायोसाइट्स। ये करीब आधा जो शरीर का जो जितना हमारे शरीर जितना मास है, हमारे शरीर का जो भी वजन है, या अगर हमारे शरीर के सारे आप कहिए कि सारी मांसपेशियों का जो वजन है, उसमें करीब करीब आधा वजन जो होता है वो स्केलेटल मसल्स का होता है। एंड मोस्टली दीज मसल्स आर लिंक्ड टू द बोन्स बाय टेंडन। टेंडन एक हालांकि लचीली सी लेकिन बड़ी स्ट्रांग सी एक कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या करता है कि पेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। और ये कई जगह पे पाया जाता है, काफी कठोर, उसका एक टेक्सचर ही अलग होता है। ये टेंडन्स के थ्रू जुड़े होते हैं, विच फोर्स द मूवमेंट डेवलप ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। उनके कॉन्ट्रैक्शन के जरिए क्या होता है, कई प्रकार का मूवमेंट होता है, और इसकी वजह से कि इन मसल्स के मूवमेंट से हमारा स्केलेटन मूव करता है। क्योंकि शरीर में जो, जैसे कि कोई हाथ से हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उन सभी जगहों पे क्या होता है कि ज्यादातर जगह पर स्केलेटन का मूवमेंट है, किसी कंकाल के पार्ट का, चाहे हमारे टिबियो फिबुला का मूवमेंट है, फेलेंजेस का मूवमेंट है, लेकिन सब जगह क्या होता है उनके मूवमेंट को
जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो संचालित करते हैं। और ये देखिए स्केलेटल मसल्स में छोटा सा मसल्स का टुकड़ा लिया गया, यहाँ पर जो ये जुड़ा हुआ है इसको जोड़ने वाला जो ये हड्डी है, हड्डी के साथ इसको टेंडन जोड़ रहा है। इसके सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो ये जो लेयर्स है इसके में क्या है, इसको हम कहेंगे ईपीमाइसियम। ईपीमाइसियम के अंदर ऐसे जो खूब सारे क्या बने हुए हैं, फेसाइल बने हुए हैं, और इस फेसाइल के ऊपर एक एंडोमाइसियम। ईपीमाइसियम तो ये बाहर वाला है, ये जो अंदर वाला ये पार्ट है इसको हम कहेंगे इंडोमाइसियम। ठीक है, नहीं एंडोमाइसियम नहीं, पेरीमाइसियम। ये वो बाहर वाला तो ईपीमाइसियम है, ये पेरीमाइसियम है ना। और इसके अंदर आप देखिए कि छोटे छोटे फाइबर्स हैं, है ना। ये जो मसल्स फाइबर जो आपको नजर आ रहे हैं, सिंगल मसल फाइबर या मायोफाइब्रिल जो है, इसके ऊपर जो कवरिंग है ना, इसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। इसके बीच बीच में ब्लड वेसल्स भी होते हैं। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स। अब हम इसके थोड़े अल्ट्रा स्ट्रक्चर या मसल्स प्रोटीन वगैरह की बात हम कल करेंगे। इसके साथ ही आज ये लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।